हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिक्री बही के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बिक्री बही के बारे में। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोज यानी खरीद बही के बारे में ना पढ़ा हो तो उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी वीडियो का जो डिटेल होता है उस वाले में। और एक ऊपर ऐसा 3 डॉट करके होता है, उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ऐसे लिंक टाइप का खुलेगा। उसमें तुम देखोगे तो अमित कुमार तिवारी लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ और वीडियोस दिखेंगे, यानी जिसको आई भी बोलते हैं। ठीक है, आई तरह का लिखा होता है। ओके, तो वहां पे भी देखोगे तो तुम्हें डिटेल मिल जाएंगी दोनों वीडियोस की, साधारण वाले की भी और माल के अनुसार और खर्च के अनुसार वाले भी। ठीक है, तो वो जरूर देखना ताकि तुम्हें जो फॉर्मेट है वो वहां पे ही क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मेट सेम ही यूज होने वाला है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिक्री बही का। तो बिक्री बही में बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह की बहियां बनती हैं। एक है साधारण बही, कैसा है? एक साधारण बही है, और एक है खानों वाली बही। ठीक है, एक साधारण बिक्री बही और एक खानों वाली बिक्री बही है। अगर मैं बात करता हूं खानों वाली बिक्री बही की, तो खानों वाली बिक्री बही में भी दो प्रकार की बनती है। एक है माल के अनुसार और एक है माल और खर्च के अनुसार। ठीक है, अब माल के अनुसार का मतलब क्या है कि जब तुम अलग अलग प्रकार के माल को बेचते हो, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर तुम फर्नीचर का व्यवसाय कर रहे हो तो हो सकता है फर्नीचर में तुम कई प्रकार के फर्नीचर बेचते हो। अगर तुम किसी फर्नीचर की दुकान पे कभी गए होगे फर्नीचर खरीदने के लिए, तो वहां पे तुम्हें सिर्फ एक आइटम नहीं मिलते हैं। ठीक है, वहां पे तुम्हें कई प्रकार के फर्नीचर मिलेंगे, जैसे टेबल मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, अलमारी मिलेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरह के आइटम मिलते हैं। तो इसका मतलब हो गया माल के अनुसार की खानों वाली बिक्री बही। ठीक है, या तो माल और खर्च भी होगा। खर्च का वो कैसा होगा, जैसे हम माल वाली में करेंगे वैसे ही खर्च में भी अलग अलग कॉलम बनाएंगे रकम के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट पहले समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसे याद रखना है? फॉर्मेट इसका क्या है? सबसे पहले देखो, तारीख तो सेम ही है, उसमें भी तारीख था, इसमें भी तारीख था। अब देखो, याद क्या रखना है कि जब हम माल बेचते हैं तो माल हम किसको बेचते हैं? हम माल बेचते हैं हमारे ग्राहक को। ठीक है, हम जब माल खरीदते हैं तो हम किससे माल खरीदते हैं? हम माल खरीदते हैं व्यापारी से। बात समझ में आया? हम माल बेचते किसको हैं? ग्राहक को, और खरीदते किससे हैं? व्यापारी से। यानी कि जब हम बिक्री बही बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा ग्राहक का नाम, और अगर हम खरीद बही बनाते तो यहाँ पे आता व्यापारी का नाम। ओके, क्लियर है इतना? उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जावक बिल नंबर। अब देखो, उस वाले में क्या था? आवक था, क्योंकि हम माल खरीदते थे तो माल आता था तो आवक होता था। ठीक है, आई मीन बिल आता था, तो इसलिए आवक बिल नंबर। यहाँ पे जाता है तो क्या हो जाएगा? जावक बिल नंबर। उसके बाद बाकी दो कॉलम तो सेम ही है, यानी खाता पृष्ठ नंबर और रकम। क्लियर है? ये जो नमूना है ये किस चीज का नमूना है? साधारण बिक्री बही का। तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधारण है क्या है, मेन है कि एक बार नमूना यानी फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। फिर एक बार अगर तुम्हें फॉर्मेट पता चल जाए तो बाकी का तुम कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने पिछले वाले में समझा दिया था। मैं सीधा क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अच्छा, इसमें भी कुछ रूल्स याद रखना है। रूल्स क्या याद रखना है कि जैसा उसमें था कि हम खरीदी वाले में क्या था क्या नहीं था, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हम रोकड़ खरीदी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या नहीं लिखेंगे? सॉरी, रोकड़ बिक्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, संपत्ति बेचा हो तो वो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद एक और था कि अगर अंशतः रकम मिली हो, क्या? अंशतः रकम मिली हो, क्योंकि यहाँ पे माल बेचेंगे तो पैसे अंशतः मिलते हैं, तो अंशतः रकम अगर मिले तो उसको भी हम पूरा क्या मान लेंगे? उधार मानकर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीन बेसिक बातें याद रखनी है कि रोकड़ बिक्री हो तो नहीं लिखना है, संपत्ति बिक्री हो तो नहीं लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं लिखना है। और इस वाले का यानी कि जो सेकंड वाला आपका दिख रहा है अंशतः रकम मिले, तो इसको पूरा उधार मानकर लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? पूरा उधार मानकर लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर है 134 पे। अगर चाहो तो बुक में निकाल सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, अच्छे से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स जो लोहे का व्यापारी है उनकी बही में बिक्री बही तैयार कीजिए। हमें क्या तैयार करना है? बिक्री बही तैयार करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले फॉर्मेट कहता है भैया तारीख बना लो। क्या बनाओगे? तारीख का कॉलम बनाओगे। फिर वो कहता है भाई ग्राहक का नाम, तारीख के बाद किसका नाम आएगा? ग्राहक का नाम। कौन सा कॉलम? ग्राहक का नाम। फिर इसमें होगा जावक बिल नंबर, फिर होगा खाता पृष्ठ, और लास्ट में क्या होगा? रकम। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझे कि कौन सी एंट्री करनी है और कौन सी की एंट्री नहीं करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मनन को 13,000 का माल
3 मास की साख पर बेचा। साफ साफ लिखा है साख, साख का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उधार। ठीक है, किस पर बेचा है, उधार पर बेचा है। और बिल नंबर कितना है, 1967। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माल किसको बेचा है, मनन को। तो तारीख है जून 2015 1। तो यहाँ पे हम तारीख कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2015 जून 1। और व्यापारी का नाम में क्या लिखोगे, मनन खाता। क्या नाम लिखोगे, मनन खाता। अब ध्यान से समझो, हमने माल कितने का बेचा था, 13,000 का। तो देखो रकम की कॉलम में 13,000 लिखा और यहाँ पे बिल नंबर लिख दिया 1967, और खाता पृष्ठ नंबर में क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में लिखा है, आनंद स्टोर्स को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा। अच्छा, एक पॉइंट और आ गया। अब एक चीज और याद रखना, जब भी व्यापारी बट्टा आता है तो व्यापारी बट्टा घटाने की बाद की कीमत को ही लिखना होता है। याद रखना, व्यापारी बट्टा घटाने के बाद की कीमत को ही लिखना होता है। तो हमने माल कितने का बेचा है, हमने माल बेचा है 8,000 का। कितना परसेंट बट्टा है, 5%। तो 8,000 का 5% करोगे तो ये आएगा 400 रुपए। ठीक है, अब 8,000 में से अगर 400 रुपए माइनस करते हो तो ये आएगा 7,600। कितना आएगा, 7,600। इसका मतलब ये हुआ कि हमने माल कितने का बेचा है, 7,600 का बेचा है। हमने किसको माल बेचा है, आनंद स्टोर्स को बेचा है। फिर आगे लिखा है मजदूरी 300 सहित बिल नंबर 1970 भेजा। एक चीज याद रखना कि अगर तुम साधारण वाला बना रहे हो, क्या बना रहे हो, साधारण वाला बना रहे हो, तो तुम्हें ये मजदूरी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझा देता हूँ उसके लिए क्या करोगे। तो सबसे पहले एक तो आनंद स्टोर्स खाता लिखोगे, बिल नंबर 1970, और सिर्फ माल की कीमत लिखोगे 7,600। तो सवाल ये मजदूरी का क्या करोगे। तो मजदूरी जो है वो तुम्हारा चला जाएगा रोकड़, ये सॉरी मुख्य रोजनामचा में। किसमें चला जाएगा, मुख्य रोजनामचा में। और उसी का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ इसमें नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, लिखा लिखा। देखो, तारीख 6 के व्यवहार आनंद स्टोर्स की ओर से चुकाई गई मजदूरी 300 रोकड़ बही में व्यय पक्ष के और आनंद स्टोर्स खाते लिखा जाएगा। देखो, या तो तुम रोकड़ बही में लिखो या तो मुख्य रोजनामचा में लिखो, दोनों जगह में से कोई भी बनेगा। अगर मान लो कि तुमने मुख्य रोजनामचा बनाया है तो वहां पे लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अगली का। अगला हमारा है 10 नंबर का, आई मीन 10 तारीख का। 10 तारीख वाले में लिखा है 5,000 का माल बेचा। क्या लिखा है, 5,000 का माल बेचा। अब देखो यहाँ पे बोला है 5,000 का माल बेचा, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है। तो किसी का नाम ना देने की वजह से हम पहचानते हैं कि ये क्या होगा, रोकड़ व्यवहार होगा। और रोकड़ व्यवहार होगा तो ये कहाँ लिखना है हमें, रोकड़ बही में लिखना है। कौन से बही में, रो बही, यानी रोकड़ बही में हमें लिखना है। तो ये एंट्री तो खत्म हो गई, यानी ये हमें नहीं करना है। उसी के साथ अगला है 20 तारीख का। सवाल में लिखा है 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा। सवाल में क्या लिखा है, 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा। अब देखो ये यंत्र आ गया, तो यंत्र क्या है हमारे लिए, संपत्ति है। ठीक है, और संपत्ति के लिए मैंने बताया कि अगर संपत्ति रोकड़ में बेचा है तो ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, रोकड़ बही में। लेकिन इसमें नाम दिया है भरत, तो नाम देने की वजह से इसका मतलब क्या है, ये उधार है। तो अगर रोकड़ में होता तो रोकड़ बही में लिखता, लेकिन ये रोकड़ में नहीं है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, मुख्य रोजनामचा में। कहाँ लिखेंगे, मुख्य रोज नामचा। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, मुख्य रोजनामचा में। क्लियर है इतना। उसके बाद बात करते हैं 25 तारीख का। तो 25 तारीख में लिखा है अश्विन को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा और अश्विन ने 50% रकम तुरंत ही चुका दी। देखो, हमने माल कितने का बेचा है, 9,000 का माल बेचा है, बट्टा कितना है, 10% है, और उसने 50% रकम चुका दी है। तो अगर उसने भले 50% चुका दी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, अगर पूरा ना चुकाया हो तो भले कितना भी, यानी 90% भी चुका दिया हो, 95 भी चुका दिया हो, फिर भी हम उसको क्या मान लेंगे, उधार ही मानेंगे। याद रखना, फिर भी क्या मानेंगे, उधार ही मानेंगे। तो बस अब हमें कैलकुलेशन करना है। हमने माल कितने का बेचा था, 9,000 का बेचा था। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कि हमने माल बेचा था 9,000 का, 10% बट्टा दिया, तो 9,000 का 10% कितना होता है, तो ये हो जाएगा 900 रुपए। अब बचेगा कितना, तो 9,000 में से 900 रुपए माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8,100 रुपए। यानी कि कितने पैसे बचेंगे, 8,100 रुपए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको एंट्री कैसे करोगे। नाम क्या है, अश्विन, ये याद रखना। तो यहाँ पे लिखोगे 25 तारीख में अश्विन खाता, बिल नंबर था कुछ अभी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8,100 रुपए। क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि हमें सिर्फ वही रकम लिखनी है जो एक्चुअल कीमत है। ओके,
क्लियर है इतना। अगला पॉइंट है 27 तारीख का, क्या लिखा हुआ है कि रोशन को, देखो अच्छा नेक्स्ट में क्या लिखा है, रोशन को 11,000 के माल का विक्रय 10% रोकड़ से किया। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि रोकड़ से किया। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है रोकड़ से किया, इसका मतलब हमें ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा कट हुआ, 10वां, 20वां और 27वां, ये कट हो गया। फिर आगे लिखा है कि मोहित के पास से, क्या लिखा है, मोहित के पास से 10,000 का माल भेजने का आदेश मिला। देखो यहाँ पे लिखा है कि मोहित के पास से आदेश मिला, तो भाई आदेश मिला तो गैर आर्थिक हो गया, तो गैर आर्थिक हो गया तो उसको लिखना ही नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला है कि खुशबू को 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, यदि 30 दिन में रकम चुकाए तो 5% रोकड़ बट्टा की शर्त पर बेचा। 1995 मतलब बिल नंबर 1995 खुशबू को बेच दिया। अब देखो यहाँ पे सवाल में लिखा है भाई अगर 30 दिन में चुकाते हैं तो बट्टा मिलता है ना, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा व्यवहार है, ये उधार व्यवहार है। हमने माल कितने का बेचा है, 30,000 का बेचा है, तो लिखोगे कैसे कि माल 30,000 का है, 10% व्यापारी बट्टा है, तो ये हो गया 3,000 रुपए, यानी बचेगा कितना, तो यहाँ पे लिखोगे 30,000 में से अगर हम लोग 3,000 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 27,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो माल है वो कितने का बेचा हमने, 27,000 रुपए, और किसको बेचा, खुशबू को। तो यहाँ पे 30 तारीख वाले लिखोगे, खुशबू खाते लिखोगे, और यहाँ पे लिख दोगे 27,000 रुपए। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था हम लोगों का बिक्री बही। और अगर कोई भी डाउट रहता है इस सवाल से जुड़ा हुआ तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बोल सकते हो कि सर ये नहीं आया, तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं वापस सवाल ही समझा दूंगा दोबारा एक नया बना के, बट कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। उसके बाद है अगला खानों वाली की बिक्री बही। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम समझते हैं खानों वाली की। तो खानों वाली में मैंने क्या कहा कि दो तरह के हैं, एक है माल के अनुसार और एक है खर्च के अनुसार। तो पहले हम बात करते हैं माल के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है कि भाई फर्नीचर का व्यवसाय करता है एक, ठीक है। ज्यादातर जो हमें सवाल आते हैं वो फर्नीचर वाले ही आते हैं, इसी वजह से मैंने भी कई बार फर्नीचर ही बोला है, ठीक है। तो अगर फर्नीचर अलग अलग तरह का है तो जैसे उसमें क्या आएगा, देखो उसमें आता भी क्या है, टेबल, कुर्सी और अलमारी, क्योंकि ये तीन सबसे कॉमन चीजें होती हैं। हर घर में एक टेबल, कुर्सी और एक अलमारी तो दिख जाती है, इस वजह से यही ज्यादातर जगह लिया गया है। तो इसको कैसे समझोगे, इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेम है कि पहले क्या होगा, तारीख होगा, फिर क्या होगा, ग्राहक का नाम होगा, फिर क्या होगा, जावक बिल नंबर, क्या है, बिक्री है इसी वजह से क्या आएगा, जावक बिल नंबर आएगा। उसके बाद खाता, प्रीस नंबर, और फिर रकम। अब रकम की जब कॉलम बनाओगे तो रकम की कॉलम में इसको सब डिवाइड कर दोगे, मतलब क्या हुआ, टेबल के लिए एक छोटा सा सब कॉलम, फिर कुर्सी के लिए भी और अलमारी के लिए भी, फिर इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का क्या होगा, टोटल होगा। और टोटल के लिए हम क्या बनाएंगे, कुल रकम। और इस तरह से जो रकम की है कितनी कॉलम बन जाएगी, 4 कॉलम बन जाएगी। 3 कॉलम बनेगा तुम्हारे सामान के लिए और 1 कॉलम बन जाएगा तुम्हारे मेन यानी टोटल रकम के लिए, ठीक है। तो इसका भी एक सवाल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री भावना टेलीकॉम की बही में खानों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। क्या लिखा है कि भाई ये कंपनी है, नाम है भावना टेलीकॉम, तो भावना टेलीकॉम की बही में हमें क्या करना है, खानों वाली बिक्री बही तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है, खानों वाली बिक्री बही। और श्री भावना टेलीकॉम ये क्या क्या करते हैं वो भी देख लो। तो भावना जो टेलीकॉम है ये लोग क्या बेचते हैं, मोबाइल फोन, कोडलेस फोन और सादा फोन। यानी कि भावना टेलीकॉम 3 तरह के फोन बेचते हैं, मोबाइल फोन बेचते हैं, कोडलेस फोन बेचते हैं और सादा फोन बेचते हैं, ठीक है। तो हमें ये तीनों याद रखना है। तो अब हमें जब हम कॉलम बनाएंगे तो कॉलम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले भाई तारीख होगा, फिर क्या होगा, ग्राहक का नाम होगा, फिर जावक और खाता पृष्ठ, ये तो देखो कॉमन हो गया। अब बात करते हैं रकम की। तो जब हम रकम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कॉलम बनेगा मोबाइल फोन का, दूसरा कॉलम बनेगा कोडलेस का, तीसरा फोन बनेगा सादा फोन का, और चौथा कॉलम बनेगा किसका, कुल रकम का, ठीक है। चौथा किसका कॉलम बनेगा, कुल रकम का। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जैसा सामान दिया होगा, जैसा माल दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें नाम लिख के कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे चीजों को समझते जाएंगे और गणना करते जाएंगे। पहला लिखा हुआ है, श्री भरत को 5 मोबाइल 9,000 प्रति नग, 5 कोडलेस फोन 4,000 प्रति नग, 10 सादा फोन 2,000 प्रति नग के भाव से बेचे। बिल नंबर 101 और साख का समय है 2 महीना।
अब इसमें देखो कैसे लिखोगे, तो अपनी कैलसी यानी जो हमारे पास शस्त्र अवेलेबल है उस शस्त्र का इस्तेमाल करो और शस्त्र में गणना करना शुरू करो। तो गणना क्या करोगे कि भाई 5 मोबाइल है, ठीक है, और एक की कीमत है 9,000, तो 5 गुणे 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पचे 45,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो मोबाइल फोन में कितना लिखा है, 45,000 रुपए लिखा है, ठीक है, और नाम किसका आएगा, भरत का। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है श्री भरत खाता, क्या लिखा है, श्री भरत खाता। तो याद रखना, ओके, नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल फोन में कितना है, 9 पचे 45। फिर उसके बाद अगला लिखा है, अगला अगर ध्यान से देखो तो है 5 कोडलेस फोन, क्या है, 5 कोडलेस फोन, और एक फोन की कीमत है 4,000। तो 4,000 गुणे 5 करोगे तो कितना होगा, 20,000। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4,000 गुणे 5 यानी कि 20,000 रुपए। फिर उसके बाद अगला, अगला क्या लिखा हुआ है, सादा फोन, कितना सादा है, 10 सादा है, और एक की कीमत है 2,000, यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2,000, तो कितना हो जाएगा टोटल 20,000। तो यहाँ पे लिख दोगे 20,000, ओके, और बिल नंबर में कितना, 101। फिर उसके बाद इन तीनों का टोटल क्या करोगे, इन तीनों का टोटल यहाँ पे लिखोगे, तो 4 2 6 2 8 और 80,000 यानी 85,000, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 85,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखा है मोबाइल नग 3 8,000 प्रति नग और सादा फोन नग 2 1,800 प्रति नग का विक्रय किया। तो सवाल में अगर देखते हो तो 7वें नंबर में क्या किसी का नाम लिखा है, तो किसी का नाम नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा व्यवहार हो जाएगा, रोकड़ व्यवहार। और रोकड़ व्यवहार हम कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बही में लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कहाँ लिख देंगे हम लोग, रोकड़ बही में। इसको कैंसिल करो, अगले पे चलते हैं। अगले में लिखा है श्री दीपक को 4 मोबाइल फोन 7,500 प्रति नग, 10 सादा फोन 1,700 प्रति नग के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। क्या बोला है, 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्लियरली समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमने किसको बेचा है, दीपक को। तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, श्री दीपक खाता, किसका नाम आ जाएगा, श्री दीपक खाता, ठीक है। पहला लिखा है कि 4 मोबाइल फोन है, सॉरी 7,500 के भाव से। तो 4 गुणे 7,500 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 30,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000, और ये है मोबाइल फोन, तो यहाँ पे MP लिख देता हूँ, यानी मोबाइल फोन। और आगे बोला है 10% व्यापारी बट्टा, तो मैं सीधा 10% माइनस कर देता हूँ। तो 30,000 में से 10% घटाओगे तो ये आएगा 27,000 रुपए। क्या आएगा ये, 27,000 रुपए। तो 30,000 में से 10% घटाओगे तो आएगा 27,000 रुपए, यानी मोबाइल फोन के कॉलम में चला जाएगा 27,000 रुपए। उसके बाद अगला, तो अगला आगे लिखा हुआ है कि 10 सादा फोन कितने के भाव से है, 1,700 के भाव से, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। अब 17,000 में से 10% माइनस करो, तो 17,000 में से अगर 10% माइनस करते हो तो ये आएगा तुम लोगों का 15,300 रुपए, यानी कितना बचेगा, 15,300 रुपए। तो अब इसकी एंट्री देखो कैसे होगी, तो नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखो सादा फोन में हमने लिख दिया 15,300। अब अगला काम क्या है कि 27 को और 15,300 को दोनों को जोड़ो, तो 27 15 42 होता है और प्लस 300, तो 42,300 रुपए। कैलसी का इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन तुम कैलसी का इस्तेमाल करके कंफर्म कर लिया करो कि भाई गलत तो नहीं है, ठीक है। फिर इसी के साथ हम क्या करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल लिखा है श्री अरविंद को, नहीं सॉरी, श्री महेंद्र को, क्या लिखा है, श्री महेंद्र को एक यंत्र बेचा। अब हम फोन का बिजनेस करें और यंत्र आ गया तो पहले भाई इसको नहीं लिखना है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। आगे लिखा है साख पर बेचा, यानी ये कहाँ चला जाएगा, मुख्य रोजनामचा में। कहाँ जाएगा, मुख्य रोजनामचा। तो यहाँ पे मैं मुख्य रोजनामचा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना कहाँ जाएगा, ये मुख्य रोजनामचा। फिर बात करते हैं 23 तारीख का। तो 23 तारीख को सवाल में लिखा है श्री अरविंद को 8 मोबाइल फोन 9,000 प्रति नग और 10 कोडलेस फोन 1,900 प्रति नग के भाव से बेचा। व्यापारी बट्टा 10%, श्री अरविंद ने 50% रकम तुरंत चुका दी। तो कितना परसेंट रकम चुका दिया है, 50%। तो अगर 50% चुकाया तो फिर भी हम क्या मानेंगे, इसको पूरा का पूरा उधार मानेंगे। अब इसको देखो कैसे लिखोगे, 8 मोबाइल फोन है, कितना मोबाइल फोन है, 8, और रकम कितनी है, 9,000। तो 8 गुणे 9 यानी कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। उसमें से 10% माइनस कर दो, तो 72,000 में से क्या करते हैं हम, 10% माइनस करते हैं। तो 72,000 माइनस 10%, तो ये हो जाएगा 64,800। नाम क्या है, अरविंद का।
तो यहाँ पे देखो श्री अरविंद खाता लिखा है और यहाँ पे लिखा है 64,800 रुपए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 10 कोडलेस फोन कितने का है, 1900 रुपए का है। तो 10 गुणे 19 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। अब 19,000 में से 10% माइनस कर दो, तो 19,000 में से अगर 10% माइनस करते हो तो ये होगा 17,100। कितना हो जाएगा ये, 17,100। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कोडलेस फोन में लिखेंगे 17,100 और इन दोनों का टोटल करोगे तो आएगा 81,900 रुपए। क्लियर है। इसी तरह से अगले पे बढ़ते हैं और अगले में लिखा है श्री घनश्याम ने 5 मोबाइल 8,500 के भाव से 10 सादा फोन प्रति नग 2,100 के भाव से भेजने के लिए आदेश दिया। देखो ये आदेश दिया लिखा है ना, तो आदेश हमारा मतलब क्या हो गया, ये अगर आदेश है तो ये हमारा गैर आर्थिक हो गया, यानी इसको हमें नहीं लिखना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि हम बढ़ जाएंगे 28वें नंबर। तो बस यहाँ पे तुम लिख दोगे कि ये व्यवहार गैर आर्थिक होने से इसकी एंट्री नहीं होगी। ओके, कहाँ होगी ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री होगी ही नहीं। फिर आगे लिखा है श्री घनश्याम को आदेशानुसार माल भेज दिया। चलो माल भेज दिया है तो उसके लिए हम सवाल कौन सा देखेंगे, ऊपर वाला ही देखेंगे। 5 मोबाइल है और कीमत है 8500 रुपए। तो यहाँ पे क्या करोगे, 8500 गुणे 5 करोगे तो आएगा 42,500। तो यहाँ पे देखो मोबाइल फोन में लिखा हुआ है 42,500। फिर उसके बाद आगे लिखा है 10 सादा फोन 2,100 के भाव से, तो 21 गुणे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, ठीक है, इतना करने के बाद दोनों का टोटल कर देना और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना। तो अगले सवाल में क्या लिखा है, मिलन को 2 मोबाइल 7,000 के भाव से और 3 कोडलेस फोन 3,500 के भाव से नकद बेचे। तो क्लियरली मेंशन है भाई, कैसे बेचा है हमने, नकद बेचा है। तो अगर सवाल में लिखा है कि हमने अगर नकद बेचा है तो ये हो गया हमारा रोकड़ बही का मेहमान। कहाँ जाएगा ये, रोकड़ बही में जाएगा, तो ये याद रखना है। क्लियर है इतना। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो वहां पे देखो क्या होगा, इनका हमें क्या करना है, अलग अलग टोटल करना है। सबसे पहले हम किसका टोटल करेंगे, हम सबसे पहले टोटल करेंगे हमारा मोबाइल फोन का, उसके बाद कोडलेस फोन का, फिर किसका टोटल करोगे, सादा फोन का, उसके बाद कुल टोटल करोगे। और कुल टोटल करने के बाद ये भी चेक कर लेना कि इन तीनों का टोटल इसके बराबर है या नहीं है। क्लियर है। और अगर इसके बराबर होगा तो इससे मत जाना कि तुम्हारा क्या है, ये सही है। क्लियर है। देखो एक चीज याद रखना है कि ये चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हो तो मैं आगे वाला जो चैप्टर करवाऊंगा, यानी कि हम इसके आगे खतौनी पढ़ने वाले, देखो ये टिप्पणी में पहले नंबर में देखो लास्ट में लिखा भी है खतौनी में, है ना। तो जब हम खतौनी करेंगे ना तो वहां पे तुम्हें ज्यादा मजा आएगा और वहां पे चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए ये बेसिक है, इसको अच्छे से करते रहो। ओके, तो इसी के साथ मैं तुम्हें खर्च वाला भी समझा देता हूँ। ओके, ताकि तीनों ही चीजें हमारे एक साथ हो जाए। और खर्च वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम भी भाई कैंसिल हो चुका है, तो वैसे भी करो या नहीं करो कोई मतलब नहीं होगा खर्च वाला, लेकिन जान लोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी का ऐड कर दिया है। जीएसटी मतलब वसेक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो अंतरराज्य पूर्ति है, अंतरराज्य पूर्ति है, ये थोड़ा याद रखना है। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना ताकि ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एग्जाम्पल बस, ठीक है। जैसे राजकोट, एक मिनट ये राज मेरा अलग हो गया, ऐसे जैसे गुजरात टू राजकोट, ठीक है। और ये गुजरात टू, गुजरात नहीं यार, ये गुजरात कहाँ से हो गया, रुक जाओ, सॉरी, सूरत, ठीक है, सूरत टू राजकोट। तो ये दोनों क्या एक ही जगह पर आते हैं, यानी ये दोनों जगह कहाँ आते हैं, गुजरात। इसको बोलते हैं अंतर राज्य, ठीक है। तो अंतर राज्य में दो तरह का होगा, एक होगा तुम्हारा केंद्र के पास जाएगा खर्चा, यानी जो टैक्स लगता है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एक जाएगा केंद्र के पास और एक जाएगा राज्य के पास। तो याद रखना है कि इसका नाम हो जाएगा जावक। क्यों जावक हो जाएगा, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, उसमें हमने माल खरीदा था इसलिए क्या हो गया था, आवक हो गया था। इसमें क्या है, माल हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हो तो क्या हो जाएगा, जावक हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अंतर राज्य। तो अंतर राज्य का तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें बस इतना याद रखना है जैसे कि हमने गुजरात से महाराष्ट्र माल भेजा, तो ये हो गया तुम्हारा अंतर राज्य, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गया तो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो कहाँ जाता है, केंद्र सरकार के पास। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जावक पूर्ति संकलित वसेक, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी और अलग अलग खर्चे अगर आते हैं तो सबसे पहले लिखोगे माल की शुद्ध रकम, यानी रकम का जो पहला कॉलम होगा उसमें होगा माल की शुद्ध रकम, यानी जिस माल का व्यवसाय कर रहे हो पहले उसका लिखो, फिर रेवेन्यू लिखो, फिर मजदूरी लिखो, और उसके बाद तुम अंतर राज्य और अंतर राज्य वाला यानी जो हमारा जीएसटी है यानी टैक्स है उसको कैलकुलेट करोगे।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं ताकि जो चीजें हैं वो तुम्हारे लिए क्लियर हो जाए। पहले सवाल पढ़ते फिर मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों पर सूरत के सरदार स्टोर्स की बही में खर्च सहित की बिक्री बही तैयार कीजिए। देखो क्लियरली मेंशन है कि जो सूरत है वहां का है, ठीक है, कहाँ का है व्यवसाय, ये सूरत का। आगे लिखा है सरदार स्टोर्स वसेक रेलवेनूर मजदूरी जैसे खर्चों का लेखा करते। किसका किसका, वसेक रेलवेनूर और मजदूरी, कुल 12% वसेक, ठीक है। जो जीएसटी का दर है, टैक्स का दर है, वो कितना है, 12% है। आगे लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों की रकम में वसेक का समावेश नहीं हुआ है, लागू पड़ती वसेक की रकम जोड़कर बिक्री बही तैयार कीजिए। ठीक है, तो हम बिक्री बही तैयार कर लेंगे और 12% वसेक भी कैलकुलेट करना है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम की तरफ चलते हैं, यानी हमारा जो फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में देखो क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या आएगा, तारीख, वो तो कंफर्म है। तो देखो सबसे पहले क्या आया, तारीख, उसके बाद क्या आएगा, ग्राहक का नाम, कंफर्म है, जावक बिल नंबर, कंफर्म है, खाता पृष्ठ नंबर, कंफर्म है। समझना क्या है, अब समझना है इन रकमों को। तो इन रकमों में मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, माल की शुद्ध रकम आएगा। क्या आएगा, माल की शुद्ध रकम, ये याद रखना। सबसे पहले क्या आएगा, माल की शुद्ध रकम, फिर आएगा रेलवेनूर, फिर आएगा मजदूरी। वसेक को बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि वसेक में 3 बन जाएगा, इसी वजह से लास्ट में लिखा है, ठीक है। और इन तीनों की रकम जोड़ने के बाद ये कैलकुलेशन होता है, इसलिए इन तीनों को पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है। याद रखना कि माल की रकम, ठीक है, माल प्लस खर्च जो भी होता है, सब कुछ जोड़ने के बाद जो रकम आती है उस पर तुम्हारा हमेशा टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो अब इसका वही कॉलम बनाओगे, अंतरराज्य लिख के 2 बनाओगे, केंद्रीय के लिए और एक राज्य के लिए, और अंतरराज्य का लिख के एक ही बनाओगे और हो गया संकलित। और लास्ट में क्या बनेगा, कुल रकम, जैसा पहले वाले में बना था, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, टोटल इसको सवाल करते हैं। तो पहला सवाल क्या लिखा है, पंकज को 35,000 का 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। कितने का माल बेचा, 30,000 का। कितना परसेंट व्यापारी बट्टा है, 10%। तो 30,000 का 10% अगर करोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, सिर्फ 27,000 बचेगा। इसका मतलब माल की जो शुद्ध रकम हो गया वो कितना हो गया, 27,000 हो गया। तो सवाल में देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखो श्री सरदार स्टोर्स की बही में पूरा फॉर्मेट बना लो कि पहली तारीख, और यहाँ पे लिखोगे पंकज खाता, ठीक है। क्या लिखोगे, पंकज खाता। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल लाइन खींचता हूँ सिर्फ, ये क्या बनेगा, पंकज खाता। और उसके बाद बिल नंबर 123 नंबर, माल में जाएगा 27,000 रुपए। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि 1,000 रुपए रेलवे नूर है और 300 रुपए मजदूरी है। तो 1,000 रुपए रेलवे नूर लिख दो और 300 रुपए मजदूरी लिख दो, ठीक है। तो 27 एक 28,300 हो जाएगा। देखो तो टोटल कितना हो गया, 28,300 हो गया। अब इस 28,300 का हमने 2 भाग कर दिया कि टोटल टैक्स कितना देना है वो देख लो। तो टोटल टैक्स देना है हमें 12%, वो सवाल में हमें यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हारी नजर जो है हमेशा इस पे जाती रहेगी। कितना है ये, 12% है। लेकिन हमें पता है कि जब भी ऐसा टैक्स आता है, यानी कौन सा वाला टैक्स, एक ही जगह से भेजा हो। जैसे कि इसमें देखो क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन से जगह पर भेजा है। देखो कहीं लिखा है कि कहाँ पर माल बेचा है, नहीं ना। तो समझ लोगे कि भाई एक ही जगह है, मतलब अपने ही ये गुजरात में ही है। तो इसमें 2 लगेगा, कौन सा, केंद्रीय और राज्य का। तो जब केंद्रीय और राज्य का लगेगा तब हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। जैसे इसने लिख किया है 12% का टुकड़ा जो था वो 2 भागों में कर दिया है, एक का 6%, दूसरे का भी 6%। तो 28,300 का 6% आएगा 1698, और 6% निकालोगे तो आएगा 1698। और दोनों ही गणना करने के बाद तुम यहाँ पे लिख दोगे 1698 और इन सभी का टोटल यहाँ पे लिखोगे 31,696 रुपए। बात समझ में आया, क्लियर है। इसी के साथ हम चलते हैं 14वें नंबर पे, यानी सॉरी अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट लिखा है, नीलेश को 50,000 का माल, क्या लिखा है, नीलेश को 50,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़े से बेचा। साफ साफ लिख दिया, रोकड़े से बेचा। तो रोकड़े आ गया तो मतलब ये हमें नहीं लिखना, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, रोकड़ बही में जाएगी। अगर ये रोकड़े नहीं लिखा होता तो बात अलग थी। तो हमारी एंट्री कहाँ जाएगी, रोकड़ बही में। ओके, अब बात करते हैं अगला, यानी 14 नंबर की, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको, ये थोड़ा जरूरी है। इसमें लिखा है कि जयपुर के जयेश भाई को 20,000 कमा। देखो जयपुर कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। हम कहाँ पे हैं, सूरत। सूरत कहाँ आता है, गुजरात में। इसका मतलब ये गुजरात के बाहर चला गया, तो इसमें कौन सा लगेगा, अंतर। अंतर मतलब संकलित वाला, ठीक है, ये याद रखना। 20,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से 3 मास की साख पर बेचा।
तो पहले क्या करोगे, 20,000 में से 5% घटाओगे, तो 20,000 का 5% करोगे तो 1,000 रुपए होगा, माइनस करोगे तो 19,000 आएगा। तो जयेश भाई खाते यहाँ पे कितना लिख देना, माल वाले में 19,000 रुपए, और बाकी यहाँ पे जो आगे लिखा है 400 रेलवे नूर और 250 मजदूरी, ये दोनों क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे 400 रुपए और यहाँ पे 250 रुपए, तो 19,000 प्लस 400 प्लस 250, ये हो जाएगा 19,400 19,650 रुपए। कितना हो जाएगा, 19,650 रुपए। और ये हमने कहाँ भेजा है, गुजरात से हमने भेजा है जयपुर। तो जयपुर भेजने की वजह से ये हमारा अंतर हो गया, कौन सा हो गया, अंतर राज्य पूर्ति। इस पे सीधा का सीधा 12% लगा दो, इस पे 12% लगा के संकलित में लिख दो। तो 19,650 का 12% करोगे तो आएगा 23,058 रुपए। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 23,058 रुपए, और इन दोनों को जोड़ के तुम कहाँ लिख दोगे, लास्ट में कितना लिखोगे, 22,008 रुपए। बात समझ में आया, क्लियर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले तारीख पर, यानी कि अगला सवाल पे। अगला सवाल लिखा है 15 नंबर, 15 में लिखा है किशन को एक पुराना यंत्र, बात खत्म। यहाँ पे साफ साफ आ गया पुराना यंत्र, यंत्र मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तो इसका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो किशन नाम दिया हुआ है, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, मुख्य रोजनामचा में, तो हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल जो है वो क्या हो गया, कैंसल हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर में लिखा है वैभवी को 10,000 का माल 5% व्यापारी भट्टा से 3 मास की साख पर बेचा, रेलवे नूर 800। वैभवी ने कुल रकम की आधी रकम तुरंत चुका दी, तो आधा ही चुकाया है ना, तो हम पूरा उधार मान लेंगे। माल कितने का बेचा है, 10,000 का, कितना परसेंट है, 5%। तो 10,000 का 5% निकालोगे तो 10,000 का 5% 500 होगा, यानी 9,500 हो जाएगा, मतलब माल में जाएगा 9,500 रुपए। और मजदूरी कितना है वो देख लो, तो रेलवे नूर दिया है, मजदूरी दिया ही नहीं, रेलवे नूर है 800 रुपए, तो रेलवे नूर में कितना लिख दोगे, 800 रुपए। तो टोटल करोगे तो 19,500 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 20,300, सॉरी 19 नहीं है, रुक जाओ मैंने गलती कर दी शायद, ये 10,000 है। तो 10,000 का 500 में करोगे, 10,000 का 5% 500 होगा, यानी 10,000 में से 500 घटाओगे तो 9,500 होगा। ठीक है, ये मेरी गलती हो गई, मैंने इसको 19 समझ लिया था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9,500 प्लस 800, और दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,300। अब 10,300 का क्या करोगे, अब जगह कौन सी वो देख लो, तो जगह कुछ दिया नहीं है सवाल में, तो हम समझ लेंगे कि 6% निकालना है। ठीक है, तो 10,300 का हमने क्या किया, हमने अलग अलग 6% निकाला, तो 6% निकाला तो 618 आया, फिर अगला 6% निकाला तो फिर से 618 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को लिखना है, फिर बाद में टोटल करके खत्म कर देना है। क्लियर है। फिर इसी तरह से अगला है, तो अगला वाला ही तुम्हारे लिए होमवर्क, इसको तुम खुद करोगे। ओके, आंसर दिया ही है, मैं आंसर तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन गणना तुम खुद करोगे। ओके, तो अगर सवाल समझ में आ गया, सारी चीजें सही हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो खरीद भाई और बिक्री भाई दोनों क्या होता है, समाप्त होता है। अगली क्लास में हो जाएगा हमारा वापसी और फिर चैप्टर फिनिश। ओके, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही तो वीडियो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये सारी चीजें जो होंगी वो आपकी तरफ से मेरे लिए छोटा सा क्या होगा, सपोर्ट होगा, और ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि सपोर्ट की वजह से अगर मेरा चैनल ग्रोथ होता है तो वो और भी लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना, और इसी तरह से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे।